हाय, टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ाई कर रहे हो? हे एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अपना मनन भैया और मैं आपको कराऊंगा टीएस ग्रेवाल बुक के सारे चैप्टर्स और वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक लेटेस्ट एडिशन से। ये चैप्टर बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स तक का आता है और अगर तुमने टीएस ग्रेवाल बुक के सभी क्वेश्चंस लगा लिए ना तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स में 80 और 80 लाना इतना आसान होने वाला है। पढ़ाई करते करते अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो बिना शर्म, बिना डर और बिना हिचकिचाहट के तुम लोग नीचे अपना डाउट कमेंट करोगे और आपके भैया आपको जरूर रिप्लाई देंगे। अगर आपको टीएस ग्रेवाल बुक के मेरे पर्सनल हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए जो मैं अपनी पेड क्लासेस में देता हूं ताकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हारी क्लास में सबसे बेस्ट हो, तो जल्दी जल्दी जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप मेरे साथ और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी जाओ और अपने भैया को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट डालता रहता हूं। टाइम वेस्ट नहीं करते और इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे 3 पार्टनर्स हैं, सूरज, पवन, कमल, और इनकी ओल्ड रेशियो 3:1। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस शीट गिवन है। जनरल रिजर्व देखो, लायबिलिटीज में ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व गिवन है, ये बांट देंगे। एसेट्स में आप देखोगे तो गुडविल गिवन है, तो गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व देख लिया, गुडविल देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या हमारे को एडजस्टमेंट्स गिवन है। पवन रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यू पार्टनर कौन से रह जाएंगे पवन के अलावा? ये तो रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो सूरज और कमल हमारे रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो जाएंगे। अब आप देखो एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड बाय 1000, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में नुकसान की बात है, लायबिलिटी बढ़ना। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएंगी ये दोनों चीजें। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस फॉर 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ये भी नुकसान की बात है भाई, इस क्वेश्चन में तो सारी नुकसान वाली बातें हैं, तो ये भी रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। कह रहे क्रेडिटर्स हमारे से पैसा नहीं मांग रहे, इसका मतलब है जिनको मुझे पैसा चुकाना था वो मेरे से पैसा नहीं मांग रहे, तो ये फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है 22,000 रुपए। ठीक है, तो ये आप ओल्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे पवन का शेयर देखेंगे, ओल्ड रेशियो हमारे को पता है 3:1, पवन का शेयर देखेंगे और मल्टीप्लाई करके पवन के हिस्से की गुडविल मिलेगी और फिर हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसमें एफ पॉइंट है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मैंने इसी वीडियो की बिगनिंग में समझाई है पिछले क्वेश्चन में, पहले आप वो वाले क्वेश्चन जरूर देखो, डायरेक्टली ये समझोगे तो हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, पिछला क्वेश्चन पूरा देखो, इससे पिछला जो मैंने करवाया है, और फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें भी मैं डिस्कस करूंगा एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं है, बट आपको थोड़ी और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर इसमें कह रहा है पवन इज पेड इन फुल विद कैश, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कह रहा है पैसा दे दो, पूरा पैसा दे देंगे। ठीक है, कौन पैसा देगा? सूरज और कमल अपने घर से पैसा लाएंगे, जितना भी पैसा हमारे को पवन को देना होगा। प्लस सेकंड कंडीशन क्या है? सूरज और कमल की कैपिटल्स नई फर्म में न्यू रेशियो में होंगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि फर्म में मिनिमम कैश बैलेंस 10,000 रुपए रहना भी चाहिए। टोटल 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है? सूरज और कमल घर से पैसे लाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इनकी कैपिटल न्यू फर्म में न्यू रेशियो में होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि फर्म में कैश बैलेंस, नई फर्म में कैश बैलेंस 10,000 दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे भाई, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख देता हूँ क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये लोग 6,000 रुपए हमसे नहीं मांग रहे, तो ये फायदे की बात है। बाकी सारी चीजें इस क्वेश्चन में डेबिट में, यानी नुकसान वाली चीजें ही हमारे पास सारी की सारी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो 1000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 1000 आ जाएगा। स्टॉक को भी कम करना है, फर्नीचर को भी कम करना है। ठीक है, स्टॉक को गिराना है आपको 10% से, तो स्टॉक आप पे 18,000 का है, तो 10% हो जाएगा 1,800। फर्नीचर गिराना है 5% से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30,000 का है, तो 5% हो जाएगा 1,500 रुपीज। ठीक है, फिर हमारे पास एक और है आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस। ठीक है, ये कितना है भाई? ये है 1100 रुपए का, 1100, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सारा काम हो गया। अब आपको देखो यहाँ पे 4 आइटम्स लिखे, फिर भी इनका टोटल ना 6,000 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल। ठीक है, तो बड़ी वाली साइड क्रेडिट साइड है, तो यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपीज। फिर यहाँ पे
बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे 6000 रुपीज और उसमें से ये चारों आइटम्स करेंगे सबट्रैक्ट, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा यहाँ गेन आएगा वो आएगा 600। तो यहाँ लिख देना टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास पार्टनर्स कौन है, SPK, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, सूरज पवन कमल, शॉर्ट में लिखा है SPK और इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:1। तो 600 को 3:1 में बांटेंगे, बहुत आराम से बट रही है, तो 300, 200 और 100, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, ठीक है। अब तक तो इतने सारे अकाउंट बना लिए, ठीक है, आपको याद ही हो गया होगा कैसे करना है, बाय बैलेंस BD। अच्छा एक बारी लॉजिक रिवाइज करा दूं, क्रेडिट साइड पे एंट्री क्या करते हैं भाई, जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगी क्रेडिट में एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, ठीक है, कोई भी चीज है जिससे कैपिटल बढ़ेगी, जनरल रिजर्व बांटेंगे, सब क्रेडिट में। जब भी कैपिटल रिड्यूस करनी होगी तो कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट में, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे, तो यहाँ 3 लाख, 2 लाख और ये 2 लाख, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से इनकी कैपिटल्स हमने कॉपी करी है। फिर सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का ना प्रॉफिट बांट देते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 300, 200 और 100, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखो आपको जनरल रिजर्व गिवन है 12,000 का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, 12,000 का है, ओल्ड रेशियो है 3:1, तो ये बढ़ जाएगा 6,000, 4,000 और फिर आएगा 2,000 रुपीज, ठीक है। और क्वेश्चन में एसेट्स में देखो आपको गुडविल गिवन है, ठीक है। तो गुडविल को भी बांट देंगे 3:1 में, और गुडविल हमें कितनी गिवन है, 10,000, ठीक है। तो अब 10,000 को जब आप 3:1 में बांटोगे ना, तो ये डेसिमल में जाने वाली है, ठीक है। तो 10,000 का पहला तो कोई नहीं है, 3/6 से आधा करना है, तो यहाँ पे तो 5,000 चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 10,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2/6 से, और 10,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, तब आंसर जाएगा डेसिमल में। तब यहाँ पर लिखेंगे 333 और यहाँ पे लिखेंगे 1667, ठीक है। अब देखो ये मैंने अप्रोक्सीमेट करा है, कैसे अप्रोक्सीमेट करा है जरा इसको समझ लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आपका आंसर आया 333.3, तो इसको जब राउंड ऑफ करोगे ना, तो आपने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, अप्रोक्सीमेट कैसे करना है, 3333 ले लेना है, सेम नंबर ले लेना। लेकिन 166.6 आ रहा है ना, तो 0.6 क्या है, 5 से ज्यादा है, इवन 5 पे भी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे बढ़ा दो। तो क्या करेंगे, 166.6 है ना, तो ये 7 कर दिया। राउंड ऑफ ऐसे करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ ऐसे करते हैं, 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो तो बढ़ा देना नंबर को, 0.3 0.4 तक हो तो सेम नंबर आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, रिटायरिंग पार्टनर है पवन, तो यहाँ मैंने आर लिखा है निशानी के लिए। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ये कौन होता है, सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना, तो यहाँ पर आएगा 2P's कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग में आ जाएंगे S और R, तो बाय SS कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा बाय K's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमारे को वैल्यूज नहीं पता, वैल्यूज लिखने से पहले हम चलेंगे वर्किंग नोट में और पहले पूरी की पूरी ना कैलकुलेशन करते हैं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमारे को पॉइंट नंबर ई में, ई पॉइंट में ये गिवन है 22,000। ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ पे लिख लिए। पी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय पी का शेयर। पी का शेयर आप यहाँ से देखो क्या है, 2/6, तो ये कट करते हैं 3 से जाएगा। अब ये 3 के टेबल में हम इसको काटेंगे, तो 3 1 ये 7 21, ये 10 3 3 3.3, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहे हैं, तो 0.3 है ना, तो सेम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7,333, ठीक है। अब इसको हमें बांटना होता है गेनिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता ना, न्यू रेशियो वगैरह वगैरह कोई इन्फो नहीं है। तो देखो ऐसे केस में पी जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, इसके ऊपर पेन रखा, तो जो रेशियो आपको दिख रही है वही क्या है आपकी गेनिंग रेशियो और वही क्या आपकी न्यू रेशियो, ठीक है। ये दोनों रेशियो पता चल जाती है ऐसे। तो 733 को आपको बांटना है गेनिंग रेशियो में, जो कि क्या है 3:1। तो हमारे क्वेश्चन में मुझे गेनिंग रेशियो भी पता चल गई, न्यू रेशियो भी पता चल गई, और दोनों कितनी है 3:1 है, ठीक है। तो ये हमारे को डेटा मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक तो बांटना है और जर्नल पास करेंगे। तो जर्नल क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो 2 पवन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट कौन से होंगे भाई, डेबिट होंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो 2 SS कैपिटल अकाउंट और KS कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास P को कितना पैसा देना है, ये लिखा ऊपर 7,333। इसको बांट दोगे आप किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, जो कि है 3:1। ये गेनिंग रेशो कितनी है, 3:1। तो 7,333 को आप 3:1 में बांट दोगे, ठीक है। तो K को अगर K का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो K का आपने निकाला और ये आ जाएगा 1833। और उसके बाद S का मत निकालना, 7,333 में से ना 1833 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बैलेंसिंग फिगर से निकालो, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगा, 7,333 माइनस 1833। तो ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है 5,500, ठीक है। तो ये दो फिगर्स हो गई बेसिकली, ये वाली दोनों डेबिट वाली, जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यूज करनी है। अब देखो भाई, अमाउंट्स फिल करेंगे। पवन को पैसे देना है ना, तो यहां पर वैल्यूज लिख लो, 5,500 और 1833। जिसको पैसा देना है ना, उसके कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जिनके पैसे काटने हैं, काटने किसके, गेनिंग पार्टनर के, सूरज और कमल गेनिंग पार्टनर्स हैं, इनके पैसे काटने हैं ना, तो इनकी डेबिट साइड पे लिखेंगे 5,500 और 1833, ठीक है। तो ये गुडविल की भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर ली है। इसके बाद हमारे को क्या करना है भाई, दो काम रह गए हैं, ठीक है। मेन काम रह गए हैं। एक तो हमारे को पेमेंट करनी है, ठीक है, एक तो हमारे को पेमेंट करनी है पवन को, और साथ के साथ हमारे को पैसे का भी एडजस्टमेंट करना है। बेसिकली जो हमारी लास्ट पॉइंट है ना, F पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा पूरा रह गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना रफ बैलेंस शीट वाले तरीके को ना अभी यूज नहीं कर रहा, मैं ना एक बार बैलेंस शीट निकाल लेता हूं। एज्यूम करो जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारे पास किसका कितना बैलेंस है एटलीस्ट वो पता लग जाए, ठीक है। बाद में हम देखेंगे टोटल के नीचे, बाद में ये बैलेंस शीट जो है ना, बाद में यहाँ कॉपी करेंगे और फिर सारी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि किसका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखते हैं कितना आ रहा है, और बाकी हम देखेंगे बाद में। तो देखो, पहले एस का कॉलम टोटल करेंगे। टोटल करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने कुछ और फिगर लिख दी थी, लैक्स में लिख दिया था, 3 लाख या 4 लाख कुछ लिख दिया था। तो बाय बैलेंस बीडी में एक बार रिकॉल करा दूं, अगर पहले वाली आपने फिगर यहाँ पे कुछ और देखी है तो एक बार जस्ट वैसे ही मैं वेरीफाई करा रहा हूँ। यहाँ पे 40,000 है, ये 40,000 है, और कमल का 30,000 है, ठीक है। ये बाय बैलेंस बीडी है, ये गिवन है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, पहले बैलेंस शीट निकाल लेते हैं कितना इनका अभी कितना पैसा लगा है, बाद में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। तो एस के कॉलम का टोटल ये आ रहा है 46,300। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और उसमें से ये 10,500 हमने सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35,800। सिमिलरली पवन के कॉलम का टोटल किया तो ये आ रहा है 51,533, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, तो 51,533 में से 3,333 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पवन का बैलेंस आ जाएगा 48,200। फिर हम कमल की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ पे 3 आइटम्स है, ये आ रहा है 32,100। तो 32,100 हम इधर कॉपी करेंगे, और उसमें से ये दोनों आइटम्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बैलेंस ईडी आएगा 28,600, ठीक है। तो ये इनका बैलेंस है कि अभी इनका इतना कैपिटल है। तो इसको जरा मैं इधर लिख लेता हूँ साइड चेंज करके, ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस, यहाँ पे सीडी लिखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा बीडी। इसको जरा कॉपी करते हैं, 35,800, 48,200, और फिर आएगा 28,600, ठीक है। अब हमारे को ये जानना है कि हमारे को पवन को पेमेंट कैसे करनी है, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई थी ना, तीनों कंडीशंस को हमें मैच कराना है। तो अब आगे करने से पहले जरा वर्किंग नोट पे चलते हैं, स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। देखो, मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन के लिए जितना भी डेटा हमारे को पता है लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख दिया। अब जरा वैल्यूज भरेंगे। देखो, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस मतलब ऑलरेडी फर्म के पास, दुकान के पास कितना पैसा है, तो आपको हमारे को बैलेंस शीट में ये गिवन है 18,000, मतलब फर्म के पास ऑलरेडी कितना कैश है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। दुकान में कितने पैसे पड़े, 18,000। मिनिमम कैश बैलेंस ये हमारे को एफ पॉइंट में बताया जा रहा है, कह रहे सारा कुछ हो जाने के बाद दुकान में, शॉप के अंदर 10,000 रुपए रहने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास 18,000 है और आपको सिर्फ 10,000 छोड़ने हैं, मतलब मैं यूज कितना कर सकता हूं, इसमें से मैं पैसा यूज कर सकता हूं 8,000 रुपए। 18,000 में से 10,000 छोड़ने हैं, मतलब 8,000 रुपए हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सूरज कितना है भाई, ये हमने अभी अभी निकाला था, ये जो बैलेंस शीट निकाला था 35,800, ये पार्टनर्स कैपिटल में अभी अभी निकाल के आए हैं। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कमल कितना है, 28,600। देखो, ये कौन है, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं,
ये लोग फर्म नहीं छोड़ के जा रहे, ठीक है। फर्म छोड़ के कौन जा रहा है? पवन, ठीक है। और अब आप मेरे को बताओ पवन को कितना पैसा देना है, अमाउंट ड्यू टू पवन कितना है, ठीक है, अमाउंट ड्यू टू पवन कितना है, तो ये हमने अभी अभी निकाला था 48,200। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये कह रही है कि जितना भी पैसा हमारे को रिटायरिंग पार्टनर को देना है, जितना भी पैसा देना है वो कौन लाएगा अपने घर से? एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने घर से लाएंगे, ठीक है। तो आइडियली इन दोनों को कितने पैसे मिलकर लाने चाहिए अपने घर से? 48,200। लेकिन अब खुद सोचो, दुकान में से 8,000 रुपए हम यूज कर सकते हैं, तो अगर मेरे को किसी को 48,200 रुपीज देने हैं और मैं दुकान में से 8,000 निकाल सकता हूं, अगर मेरे पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैं दुकान से निकाल लूंगा 8,000 रुपए। तो मेरे को अब घर से कितने लाने हैं? मेरे को अब घर से लाने 8,000 माइनस कर देंगे, मेरे को घर से कितने लाने हैं? 40,200 लाने हैं, ठीक है। मेरे से मतलब है सूरज और कमल को घर से 8,000 रुपए कम लाने हैं, क्योंकि वो 8,000 रुपए यूज कर लेंगे फर्म के, ठीक है। तो ये मिनिमम कैश बैलेंस वाला भी एडजस्टमेंट हमने कर लिया। तो सूरज की पुरानी कैपिटल इतनी है, कमल की पुरानी कैपिटल इतनी है, और ये दोनों मिलकर और पैसा ला रहे हैं फर्म में 4200। और न्यू फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी? इन तीनों को ऐड करके, क्योंकि न्यू फर्म में सिर्फ सूरज और कमल ही तो हैं, बाकी और कोई तो है नहीं, पवन तो रिटायर कर गया, तो न्यू फर्म के 2 ही पार्टनर रह जाएंगे। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 1,04,600, और इसको आप बांट दोगे न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो इस क्वेश्चन की सेम ही थी, जो कि क्या थी? 3:1, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एस एज न्यू कैपिटल, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे के इज न्यू कैपिटल, ठीक है। तो दोनों की न्यू कैपिटल आपको निकालनी है। तो 1,04,600 को मैं 3:1 में बांट रहा हूं, तो ये मेरा आ रहा है 78,450 एस में, और कमल में आ रहा है 26,150 रुपीज, ठीक है। तो आपको ये वो बैलेंस सीडी मिल गई, ये आपका एक्चुअल बैलेंस सीडी की कितना पैसा होना चाहिए। तो अब जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोबारा से बैलेंस सीडी लिखूंगा ना, उसकी ये वैल्यूज इन्होंने दे दी, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो पहले देखो सूरज की कैपिटल थी 35,800, अब इसकी होनी कितनी चाहिए? 78,450। मतलब सूरज तो फर्म में पैसे लेकर आएगा, ठीक है, सूरज तो फर्म में पैसे लाएगा। कमल का ध्यान से देखो, कमल की पहले थी 28,600, अब कितनी होनी चाहिए? 26,150। मतलब इसकी पैसे ज्यादा लगे पड़े हैं, ये पैसे विड्रॉ करेगा बिजनेस में से, ठीक है। तो ये पैसे कितने विड्रॉ करेगा? 28,600 माइनस 26,150, जो भी अमाउंट आएगा उतना पैसा ये विड्रॉ करेगा, ठीक है भाई। तो ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस सीडी, ये अब मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करने के बाद वाली वैल्यूज लिख रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे को पता है सूरज में लिखनी है 78,450, पवन में हाइफन क्योंकि ये तो फर्म छोड़ने वाला है, ठीक है। और बैलेंस सीडी हमारे पास कमल का कितना है? 26,150, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, टोटलिंग वगैरह बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह गया, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है, ध्यान से सुनते रहो। अब देखो हमारे को कंपेयर करना है, सूरज का कितना है? 35,800, होना कितना चाहिए? 78,450। तो इसको कैपिटल और ज्यादा लानी है, तो बाय कैश अकाउंट। तो कितना लाएगा ये? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर आप टोटल कर लो, बेशक यहाँ बैलेंसिंग फिगर के तौर पर भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। तो जैसे बड़ी साइड यहाँ पे डेबिट है ना, अगर सूरज के कॉलम को सूरज से कंपेयर करें तो ये साइड बड़ी है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले किया, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी किया, उसमें से 35,800 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा 42,650, ठीक है। उसके बाद पवन का देखो कुछ हिसाब नहीं है, पवन का टोटल कॉपी किया 48,200, यहाँ कॉपी किया 48,200, और इसको तो हम पैसे दे रहे हैं ना, तो इसको तो हम हाथ के हाथ पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट इसको पे करेंगे, ये फर्म छोड़ के जा रहा है इसलिए इसको पैसे दे देंगे, और इसका हिसाब किताब क्लियर, ये बाहर, ठीक है। अब कमल रह गया, कमल में भी सेम लॉजिक, बड़ी साइड को टोटल पहले कर दो 28,600, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल पहले किया, इधर लिखा, ठीक है, और इसमें से 26,150 सब्ट्रैक्ट करा, तो बैलेंसिंग फिगर कैश में आ जाएगी, ठीक है। ये इतना पैसा वापसी ले जाएगा, फर्म में से पैसा वापसी ले जाएगा, घर ले जाएगा, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है टू कैश वाली, ठीक है। और यहाँ पे बाय कैश वाली बैलेंसिंग फिगर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पीछे जाके एक बार फिर से समझो, ठीक है, आपको तभी क्लियर होगा। क्वेश्चन वाकई में ही थोड़ा सा टफ था, एडजस्टमेंट थोड़ी सी मेहनत वाली थी, ठीक है। कुछ भी डाउट है एक बार पीछे जाके शुरू से क्वेश्चन को समझो। अभी इसकी हमारे को बैलेंस शीट बनानी रह गई है, तो हम लोग अब प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मेरे को जितने भी थे उसमें से मैं छोड़ रहा हूँ 6,000,
तो 40,000 के क्रेडिटर्स रह जाएंगे, माइनस करें 6,000 यहाँ से। रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ देखना पड़ेगा आपको। आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस आपको रीवैल्यूएशन में गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,100। और कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे उसके बाद सूरज और कमल, ठीक है, ये हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं और रिटायरिंग पार्टनर को तो पैसे दे दिए, तो वो यहाँ पर लिखेंगे 78,450 और 26,150 और ये आ जाएगा 1,04,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप आ जाओगे एसेट साइड पे, तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड तो बिना सोचे समझे 10,000 लिख दो, क्योंकि मिनिमम 10,000 छोड़ना था, तो 10,000 ही हमने यहाँ पर छोड़ा है। इसके बाद आ जाओ डेटर्स पे, ठीक है। तो डेटर्स आपके पास कितने हैं भाई, अब प्रोविजन आपको इसमें इंक्रीज करनी थी ना, तो डेटर्स हमारे पास पहले थे 25,000 के, माइनस करेंगे प्रोविजन, पहले 3,000 की प्रोविजन थी, 1,000 से प्रोविजन बढ़ानी है बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 21,000। फिर आएगा स्टॉक, स्टॉक पहले 18,000 था, डेप्रीसिएशन लग रही है इसमें 1,800 की, तो ये आ जाएगा 16,200। फिर फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर कितना होगा भाई, पहले 30,000, 5% का डेप्रीसिएशन 1,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 28,500, ठीक है। इसके बाद हमें लिखनी है मशीनरी, तो मशीनरी हमारे पास कॉपी पेस्ट करनी है 70,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में और गुडविल थी, गुडविल तो राइट ऑफ हो ही चुकी है, तो गुडविल भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है। बैलेंस शीट का जस्ट अब आपको टोटल लिखना है, तो टोटल एक बार ही देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये हमारा 1,45,700 आ रहा है, ये मैच कर ही रहा है, और एसेट साइड का टोटल भी आपका टैली करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि जो पार्टनर है ना, वो साल के एंड में नहीं रिटायर कर रहा, वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करेगा, मतलब किसी भी महीने वो रिटायर कर सकता है। वो जो भी आपका ईयर चल रहा है उसके 3rd मंथ में कर सकता है, उसके हाफ अ ईयर यानी कि 6 महीने बाद कर सकता है, या 9 महीने बाद कर सकते हैं, कभी भी वो रिटायर कर सकता है। तो ये मीनिंग होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें पार्टनर रिटायर होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो प्रॉफिट्स इक्वली मतलब इनकी ओल्ड रेशो क्या है 1:1:1। बी रिटायर्ड ऑन सितंबर 30th, तो सितंबर 30th आपको पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का ना बिल्कुल मिडल होता है, सितंबर 30th बोला जाए या अक्टूबर 1 बोला जाए, ये दोनों डेट्स के हैं साल के बिल्कुल बीच में लाया करती है, फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल मिडल में। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है रिटायरमेंट का देखो कैसे निकाल रहे हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। अब मेरी बात समझो जरा ध्यान से सुनो, हमारा जो प्रॉफिट है अप्रैल 1 से लेकर ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसमें रिटायर हो रहे हैं सितंबर 30th तक, वो तो अभी निकला ही नहीं है ना। हमारा प्रॉफिट कब निकलेगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो ये जो आपका प्रॉफिट 6 महीने का है जिस साल में पार्टनर रिटायर कर रहा है, ये प्रॉफिट तो क्या है, नॉट येट कैलकुलेटेड, इसको हमने अभी कैलकुलेट करा ही नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको प्रॉफिट गिवन है ना 3,60,000, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, ईयर्स और डेट ध्यान से देखो, 31 मार्च 2023 को आपका साल खत्म हुआ है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1 2023 को, और सितंबर 30th 2023 को बंदा रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो ये अगले साल रिटायर कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो। और क्योंकि ये अगले साल रिटायर कर रहा है और बीच में रिटायर कर रहा है, तो इस ईयर ये जो ईयर चल रहा है इसके प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो निकाला ही नहीं गया, ठीक है, वो कैलकुलेटेड नहीं है। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि भाई जैसा हमने पिछले साल कमाया होगा उसी हिसाब से हम इस साल भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस 6 मंथ्स का करंट फाइनेंशियल ईयर जिस साल वो रिटायर कर रहा है, इन 6 महीने का प्रॉफिट हम उसको ऐसे देंगे जैसे पिछले साल पहले 6 महीने में जो कमाया होगा उसी हिसाब से इस साल का प्रॉफिट देंगे, ठीक है। मतलब पिछले साल को एज्यूम कर लो भाई, जो कमाया था वही हमने इस साल भी कमाया। तो ये इसका मीनिंग था, ये बहुत ध्यान से सुनना। अब दूसरा मेन पॉइंट क्या हो जाएगा कि क्योंकि अभी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए, 31 मार्च नहीं आया, तो प्रॉफिट बांटने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर इस ईयर की नहीं करी, ठीक है। और फिर भी प्रॉफिट देना तो P&L सस्पेंस अकाउंट एक नया अकाउंट है वो ओपन करेंगे। तो इसमें ना 2 केसेस होते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 में आपको दोनों केसेस ही गिवन है, तो डिस्कस करेंगे आगे। कह रहा है कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट, तो उसकी प्रॉफिट निकालेंगे टिल रिटायरमेंट तक का।
एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो जर्नल भी करो, कह रहे उसको प्रॉफिट दे, पहले कैलकुलेट करो कितना आएगा और फिर प्रॉफिट बांट दो और जर्नल एंट्री उसकी लिख दो, ठीक है। तो सारे काम करने। तो इसमें दो केसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज वाला केस आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज वाला केस आ गया, तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और आपने प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर को दे देना है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी है, ठीक है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो आपने प्रॉफिट बांटना है, तो P&L सस्पेंस होगा डेबिट, और जिसका प्रॉफिट मिलता है उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो भानु को कैपिटल अकाउंट को करना क्रेडिट। ये सिंपल है, ठीक है। अगर आपकी फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज मतलब सेम रहती है, फ्यूचर में PSR आपकी सेम रहती है, तो ये सिंपल वाला केस है। आपने सिंपल P&L सस्पेंस डेबिट करना है, पार्टनर को करना है क्रेडिट, रिटायरिंग पार्टनर को। सेकंड केस जो होता है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको अलग गिवन होगी, मतलब कि जब पार्टनर पुराने वाला छोड़ देगा तो नए पार्टनर्स ना अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फॉलो करेंगे, ठीक है, मतलब वो पुरानी को नहीं यूज करेंगे। ऐसे केस में जब भी PSR चेंज होगा, आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, ठीक है, गेनिंग का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गेनिंग डेबिटेड टू रिटायरिंग क्रेडिट। और ये गेनिंग दो होंगे ना, तो ये आपको कौन सी रेशियो में बांटना है? गेनिंग रेशियो में अमाउंट्स को बांटना है, ठीक है, जितना भी यहाँ रिटायरिंग का अमाउंट होगा गेनिंग रेशियो में बांट देना, ठीक है। ये दो केसेस होंगे, ये बात को बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अब हम इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें केस 1 हमारा सिंपल है। देखो, जब भी किसी को प्रॉफिट मिलेगा ना, तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट देना ना, तो भानु का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट यहाँ पे करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो अभी कैलकुलेटेड नहीं है और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ, इसलिए P&L सस्पेंस को हमने डेबिट किया। अब अमाउंट समझ लेते हैं। 3,60,000 हमारा प्रॉफिट है फर्म का, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इक्वल, तो 3 पार्टनर है तो 1/3, और साल के सिर्फ 6 महीने का ही कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो 6/12, ठीक है, टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। तो ये 3,60,000 ये 3 से काटते हैं, हो जाएगा 1,20,000, और ये 6/12 हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी 60,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कौन है यहाँ पे? रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा? बी को दोबारा से कर देंगे क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पे हो जाएंगे ए और सी, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बी के सामने अमाउंट वही लिखेंगे जो प्रॉफिट उसको देना है, प्रोवाइड करना है, 60,000, और यहाँ पर आप लिखोगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो जरा निकालते हैं। गेनिंग रेशियो हमें अभी नहीं पता है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ एडमिशन में जो हमने समझा है, एक ही फॉर्मूला मैंने समझा है सैक्रिफाइसिंग के लिए भी और गेनिंग के लिए भी, उसी से ही आप निकालोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो ओल्ड रेशियो क्या होगी भाई? ए की इक्वल थी ना, तो 1/3, सी की इक्वल थी 1/3, ठीक है। न्यू रेशियो हमारे को क्या गिवन है? 3:2, न्यू रेशियो गिवन है 3:2, तो ये माइनस होगा 3/5 और माइनस होगा 2/5, ठीक है। तो ये हमारा 15 पे बन रहा है एलसीएम, तो ये आ रहा है 5 - 9, ये आ रहा है -4/15, और ये आ रहा है 5 - 6/15, ये आ रहा है -1/15। तो आपके पास माइनस माइनस आ गया, तो गेनिंग रेशियो के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप माइनस का साइन को बेशक लिख लो, ये कट जाएगा, ठीक है, ये बेशक लिख लो। तो 15 से 15 गया, माइनस से माइनस गया, तो 4:1 आ जाएगी गेनिंग रेशियो, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। 60,000 को 4:1 में आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 48,000 और फिर आ जाएगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी चेंज नहीं हो रही है तो जस्ट रिटायरिंग पार्टनर को उसका प्रॉफिट दे देना, ठीक है। तो यही 2 केसेस आपको आ सकते हैं, ये आपको याद रखना। देखो भाई, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, केस नंबर 2 वाला, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि भाई अगर ओल्ड रेशियो इक्वल है और न्यू रेशियो आपकी चेंज हो रही है, तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली जर्नल एंट्री क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने अभी अभी केस नंबर 2 में करी है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने जो प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट कितना लिया है? पूरे ईयर का 3,60,000 लिए। क्वेश्चन में जो फिगर्स हैं उसी के थ्रू समझेंगे। तो आधे साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट पूरे साल का गिवन है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।
अगर एक भी पार्टनर रिटायर ना करता, ठीक है, हमारे पार्टनर कौन है, ए बी सी, ठीक है, अमित भानु चारू है, तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया ए बी सी। अगर कोई पार्टनर रिटायर ना करता तो इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ता, इनका प्रॉफिट बढ़ता 60 के, ठीक है, 60 के और तीनों को बढ़ता 60 के। लेकिन अब क्योंकि रिटायर कर गए हैं तो ये 6 महीने के प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ये प्रॉफिट किस में बटेगा, खाली ए और सी में, ठीक है, ए में और सी में। ये जो बी है ये तो हमारा रिटायर कर गया तो इसको तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो क्योंकि मान लो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बांटने के ना दो ऑप्शंस में बता रहा हूँ, अगर रिटायर ना करते तो 60 हज़ार बटता, लेकिन क्योंकि एक पार्टनर रिटायर कर गया है तो प्रॉफिट सिर्फ ए और सी में बटेगा, वो भी 3:2 में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फिगर आएगी, तो पहले 1,80,000 को 3:2 में बांटते हैं। तो ये मैंने बांट दिया, ठीक है, 1,80,000 को मैंने यहाँ पे बांट दिया न्यू रेशो 3:2 में। तो अब देखो ए को मिला 1,08,000 और सी को मिला 72,000। अब आप यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितना मिला, ए और सी को एक्स्ट्रा कितना मिला, अगर मान लो रेशो चेंज नहीं होती, अब रेशो अगर चेंज नहीं होती तो कितना मिलता, कम मिलता, ठीक है, प्रॉफिट 1,08,000 थोड़ी मिलता है, तो रेशो चेंज हो गई। तो पुराने सिनारियो और नए सिनारियो को अगर आप कंपेयर करोगे तो ए को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, इनका डिफरेंस यानी कि 48,000, और सी को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 12,000 यानी कि इसका डिफरेंस। और अब आप अगर अपने सेकंड पॉइंट की जो हमने जर्नल एंट्री पास की उसमें देखो, हमने ए को ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा जो बाद में एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि बाद में एक्स्ट्रा मिलना ही है तो हमने पहले ही डेबिट कर दिया। तो आपकी जर्नल एंट्री देखो, जो पार्ट 2 का सोल्यूशन था उसमें क्या था, ए को हमने डेबिट करा था 48K से, सी को हमने डेबिट करा था 12K से, ठीक है। वो हमने इसीलिए ही करा था क्योंकि हमें पता है बाद में, क्योंकि रेशो चेंज हुई है तो बाद में ए और सी को जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ना वो पैसा पहले ही काट लेते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री आती है जब रेशो चेंज होती है, और जब रेशो चेंज नहीं होती तब तो सिंपल है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो और बाय बाय कर दो उसको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये मैंने आपको ना रीजनिंग समझाई है, ठीक है, तो रीजनिंग समझाइए। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चलो, जस्ट जो याद करने वाली बातें हैं लॉजिक पार्ट वो आप थोड़ा सा फिर याद कर लो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो इक्वली मतलब 1-1-1। बी रिटायर्ड ऑन 30th सितंबर, बिल्कुल सेम है पहले जैसा, इतना तो। प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो वही कह रहा है कि भाई बीच में रिटायर कर रहे हैं तो हमारे फाइनल अकाउंट्स तो बने नहीं होंगे, P&L बैलेंस शीट तो बनी नहीं है, तो प्रॉफिट का हिसाब किताब ना पिछले साल जैसा हुआ था ना उस हिसाब से कर लो। लेकिन अब की बार कह रहा है पिछले साल क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो यहाँ पे लिख रहा है ना लॉस हुआ था पिछले साल कितना, 1,80,000 का। तो 6 महीने में रिटायर हो रहे तो इस साल समझ लो 90,000 का लॉस हुआ 6 महीने में, ठीक है, तो ऐसा समझ लेते हैं। फिर कह रहा है कैलकुलेट बी's शेयर ऑफ लॉस टिल हर रिटायरमेंट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम, ठीक है। तो आपको बोल रहा है बी के हिस्से का लॉस दे दो, क्योंकि लॉस का ही क्वेश्चन है तो लॉस ही देना है, और फिर जर्नल भी पास कर दो। अगेन इसमें वही दो केसेस हमारे पास है। पहला केस है PSR बिटवीन ए एंड सी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, डज नॉट चेंज, तो यानी कि इक्वल है, इनकी रेशो इक्वल चल रही है दोनों की। और सेकंड केस में रेशो चेंज हो रही है, यहाँ पे न्यू PSR गिवन है 3:2। तो एक तो याद रखना ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन है तो P&L सस्पेंस अकाउंट आपको यूज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंट्री पास करते हुए मुझे बताओ, अगर लॉस देंगे, किसी पार्टनर को लॉस देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अगर लॉस देंगे तो कैपिटल ऑब्वियस सी बात है उसकी कम हो जाएगी। तो जिस भी पार्टनर की कैपिटल कम होती है ना तो उसको आपने करना होता है डेबिट, ठीक है। कैपिटल कम करेंगे तो कैपिटल करेंगे डेबिट, और सामने लिख दो इसके क्रेडिट में लिख दो P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सामने लिख दिया P&L सस्पेंस अकाउंट। अब आपको जस्ट वैल्यू निकालनी है। तो पूरे साल का प्रॉफिट 1,80,000 था, तो हाफ अ ईयर का प्रॉफिट होगा 6/12, और बी का शेयर क्या है, इक्वल है तो 1/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 30,000, ठीक है। तो 30,000 का लॉस दे दिया हमने इसको, सिंपल है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। लेकिन ये तो तब करते हैं ना अगर प्रॉफिट हो, तो जब लॉस होगा तो इस एंट्री को उल्टा करो, तो सैक्रिफाइसिंग आपको डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। जब लॉस होगा तब ये एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है भाई, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में से ना कैलकुलेशन करते हैं कि गेनिंग रेशो क्या आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड रेशो, तो मुझे पता है इक्वल है
और न्यू रेशो हमारे पास गिवन है 3:2। ठीक है, तो ये सेम कैलकुलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। तो ऐसे केस में गेनिंग रेशो कितना आता है, 4:1 आता है। तो क्योंकि हमारा लॉस का केस है तो आपको जर्नल एंट्री ये पास करनी है, सैक्रिफाइसिंग को डेबिट, गेनिंग को क्रेडिट। तो सैक्रिफाइस कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर, तो बी को कर देंगे, ठीक है, बी को कर देंगे हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम लोग ए और सी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास गेनिंग रेशो पता ही है कितनी है, 4:1 और बी के सामने वही अमाउंट जाएगा जो पहले गया था 30,000 और 30,000 को आप बांट दोगे 4:1 में तो ये कितना हो जाएगा 24,000 और 6,000। ठीक है, तो रीज़न मैंने इस जर्नल एंट्री का समझाया है जस्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो आपको अगर रीज़न समझना है तो आप एक बारी पीछे जाकर देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा एंड है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं वाई, एन और पी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। देखो यहाँ पर भी मिडल ऑफ द ईयर मैंने आपको बताया सितंबर 30 है चाहे 1 अक्टूबर है, बात एक ही है। तो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर रिटायर कर रहा है, कौन कर रहा है, नरेश। तो ये मिडल वाला पार्टनर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ निशानी के लिए मैंने आर और आर लिख दिया। अब इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर करा है। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी मतलब मेरे को रियलिटी में एक्चुअल बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का। तो ऐसे केसेस में P&L सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं बनाना। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे उसने क्लियर बोल दिया कि हमने तो अकाउंट्स ही बना दिए। तो अकाउंट्स बना दिए तो हमें पता है किसने कितना कमाया। ठीक है, फर्म ने कितना कमाया, किसको कितना देना, हमें सारी डिटेल्स मिल गई है। तो कह रहे हैं एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड एज 7,20,000। ठीक है, तो 7,20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कह रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड। एक तो आप प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करो और पास द जर्नल एंट्रीज इफ लॉस ऑफ 3,60,000 वाज इनकर्ड। कह रहे अगर लॉस होता तब कैसे जर्नल करते। बेसिकली आपको जर्नल एंट्री करने को बोल रहे हैं, अगर प्रॉफिट होता तो, और अगर लॉस होता तो तब कैसे करते वो बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है अपनी जर्नल में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था ना ये वाला अकाउंट, तो यही वाला अकाउंट अब इस क्वेश्चन में यूज होगा। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो सोल्यूशन करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि अगर किसी को डाउट आ रहा है कि भाई जैसे इसमें 2 केसेस अगर हो जाएं, जैसे हमने पहले करा था कि 2 केसेस हो जाएं कि प्रॉफिट रेशो चेंज हो रही है नए पार्टनर की या नहीं हो रही चेंज, तो 2 केसेस हो जाए, तो इसमें नहीं घबराना। अगर अकाउंट से प्रिपेयर कर दिए, हमने अकाउंट से प्रिपेयर कर दिए, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट या लॉस की फिगर होगी वो ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बाद में नए पार्टनर्स की रेशो अलग हो चाहे सेम हो, पुरानी जैसी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई इसमें 2 केसेस नहीं है, इसमें एक ही केस है और वो केस यही है कि आपको ओल्ड रेशो में बांटना है, तो काम खत्म। अब जर्नल समझ लो भाई। तो पहले केस में प्रॉफिट कितने, 7,20,000 का फर्म का प्रॉफिट है। तो 7,20,000 अगर फर्म का प्रॉफिट है तो वो बटेगा सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, तो क्योंकि सब में बढ़ जाएगा ना, तो अब इनकी रेशो बाद में बदले ना बदले फर्क ही नहीं पड़ता, हमने तो बांट ही दिया। ठीक है, तो बात खत्म है, यहाँ पे 2 केसेस नहीं होने वाले। तो 7,20,000 और प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट, बढ़ने पर क्रेडिट। तो वाईज कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और पीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो 7,20,000 को यहाँ पे हम बांटेंगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2,88,000। एन का भी सेम 2,88,000, पी का आएगा 1,44,000। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया। सेकंड केस जो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड केस में ना लॉस है। तो लॉस होगा तो आप मुझे बताओ कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। लॉस से तो इनकी कैपिटल रिड्यूस होनी चाहिए, तो इनकी कैपिटल अगर रिड्यूस होगी तो वाई एन पी इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट क्या करोगे, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए तो P&L सस्पेंस मत लिख देना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। और लॉस है तो पूरा लॉस यहाँ लिख दो 3,60,000 और अगेन ओल्ड रेशो में जाएगा और ओल्ड रेशो क्या है 2:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में बटेगा 2:1, तो ये आपके पास आ जाएगा 72,000 और बाकियों के पास आएगा 1,44,000। ठीक है, तो ये 2 एंट्रीज थी, एक एक एंट्री थी एक एक केस में, और सारी बातें जो भी मुझे लग रहा है डाउट आ सकता है किसी के माइंड में
वो मैंने यहाँ पे सारे बताए हैं, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाता है ना, नहीं समझ आ रहा, आप नीचे कमेंट्स में लिखो, ठीक है, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए बी एंड सी हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकता है, बस 6 महीने का नोटिस देना है। मतलब कि अगर आपने अप्रैल में नोटिफाई करा तो आप तब जाके सितंबर एंड में या अक्टूबर बिगनिंग में रिटायर कर सकते हो, ठीक है। तो 6 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना है। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा वो बता रहे हैं, अब ये पॉइंट्स में ये बता रहे हैं कि उसको क्या क्या मिलेगा। कह रहा द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है जितना पैसा उसने इन्वेस्ट करके रखा होगा वो उसको मिलेगा वापसी। फिर कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे, कैसे देंगे, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 preceding कंप्लीटेड ईयर्स इफ ही रिटायर्स इन बिटवीन द ईयर। कह रहा है अगर वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करेगा ना तो पिछले साल का प्रॉफिट को नहीं सही प्रॉफिट मानेंगे, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज ले लेंगे और उसके हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा देंगे, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन किए थे ना उसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे उसके कैलकुलेशन करने के लिए। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 preceding कंप्लीटेड ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 1.5 यानी कि 1.5 या फिर फ्रैक्शन में बोले तो 3/2, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो 3/2 का एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, तो उसकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है एसेट्स शैल बी रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला काम भी कर लेंगे और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी दे देंगे अगर निकलेगा तो। रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन द गेन एंड विल बियर लॉस इफ एनी, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी दे देंगे। आगे रीडिंग करेंगे, कह रहे सी गेव नोटिस ऑन 31 मार्च, देखो 31 मार्च को नोटिस किया तो 6 महीने बाद वो रिटायर करेगा, तो 30 सितंबर को ये बंदा रिटायर करने वाले। ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल में कितना पैसा था 1,60,000 और करंट अकाउंट में कितना था 5,000। देखो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना ये नेगेटिव हो गया, इन डेबिट लिखा है ना, डेबिट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, मतलब बैंक नहीं सॉरी नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब कि इससे 5,000 रुपए फर्म को लेने हैं, इसने नहीं फर्म को दिए हुए, फर्म में इन्वेस्ट नहीं करे हुए, उल्टा फर्म को इससे 5,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। ये मतलब होता है डेबिट बैलेंस का, अगर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट आ जाए समझ जाना फर्म को इससे पैसा वसूलना है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहे द प्रॉफिट्स फॉर द 3 preceding कंप्लीटेड ईयर्स वर, तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया इन्होंने क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन नीदर गेन प्रॉफिट नॉर लॉस, तो कह रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कितना है 0, तो 0 आया तो कुछ नहीं बटेगा। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू चेतन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, तो देखो भाई कह रहे हैं इसको क्या क्या हमारे को अमाउंट्स देने, तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम लोग इसका करंट अकाउंट बनाते हैं और हमारे को आइडिया लग जाएगा कि चेतन को हमें कितना पैसा देना है। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको ऐड कर दोगे तो समझ आ जाएगा। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। सबसे पहले देखो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है सारा। तो तीनों सालों का प्रॉफिट लिखो, 45,000, 30,000 और 24,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं 3 सालों का, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 33,000, ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया।
तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा भाई, उसने हमारे को बताया गुडविल कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में यहाँ पे 3/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म मेरा कितना आ जाएगा, 49,500 रुपीज, ठीक है। तो ये गुडविल किसका है, फर्म का। तो अब स्टार्ट करेंगे चेतन का करंट अकाउंट बनाना और उसमें ये वैल्यूज यूज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट को। देखो भाई करंट अकाउंट बना रहे हैं, आपको बोला तो नहीं है इसमें बनाने को, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी हम बना रहे हैं। तो अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, वैसे मेरे हिसाब से तो समझ लो बनाना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट फिर भी इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा तो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, प्लस माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अकाउंट बनाना समझ लो, अकाउंट बनाना से आपको अकाउंट्स थोड़ा और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो देखो डेबिट नेचर का बैलेंस गिवन है, इसका डेबिट बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस मतलब कि डेबिट साइड पर आप लिखो। तो ये कितना है, 5,000। अब जो भी चीज क्या होगी, देखो मैं आपको बता दूं लॉजिक क्या है। अगर ये करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, नेचर सेम है। तो ये जब भी चेतन का करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करेगा तो आपने एंट्री करनी है क्रेडिट साइड पे, जब भी इसका बैलेंस डिक्रीज करेगा आपने एंट्री करनी है डेबिट साइड पे। कैपिटल और करंट अकाउंट का नेचर सेम है। तो इसका आप बताओ करंट अकाउंट बढ़ेगा कब, तो जब इसको प्रॉफिट मिलेगा तब इसका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर क्या अमाउंट आएगा वो भी समझ लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट लिया 33,000, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर से, ठीक है। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है भाई, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3 और साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 महीने से, क्योंकि ये 6 महीने तक ही फर्म में रहा है, ठीक है। तो ये 11,000 का भी हाफ होने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 5,500। सॉल्व करने पाएगा 5,500। ये एवरेज प्रॉफिट है, ये इसका शेयर है, इक्वल शेयर है 1/3 और ये 6/12 6 महीने तक रहा है ना, वो अप्रैल टू सितंबर 6 महीने तक रहा है। तो ये टाइम फैक्टर है, ठीक है। तो यार हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। और आप अगर इस क्वेश्चन का एंड देखो ना, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी इन्होंने बनाया हुआ है और हिंट्स में ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन इन लोगों ने हमें सॉल्व कर दे भी रखा है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर ओवर है, तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए इस चैप्टर के। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। फंडामेंटल्स चैप्टर, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और ये रिटायरमेंट का भी आज लास्ट क्वेश्चन डल जाएगा, तो इसकी प्लेलिस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी आपके पास सजेशन है, ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस करे हैं ना, तो ये वाला बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है टाइम फैक्टर के ऊपर, मतलब टाइम का ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो डिस्कस करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, ABC, ओल्ड रेशियो 2:1, C रिटायर्ड, ठीक है। तो ये रिटायरिंग पार्टनर क्या है, ये वाला है, निशानी के लिए इस पर सर्कल कर दिया, ठीक है। RB लिख देते हैं, हमें याद रहेगा ये रिटायर कर रहे हैं। तो C रिटायर्ड ऑन 30 जून, सारा काम जो है वो इस डेट का है क्वेश्चन में। तो अब आपको ये देखना है भाई ये कितने महीने के लिए फर्म में रहा। तो 30 जून मतलब जून के एंड में रिटायर कर रहे हैं, तो पूरा अप्रैल फर्म में ये रहा है, ठीक है, पूरा अप्रैल रहा है, पूरा मई भी इसने फर्म में काम करा है और पूरा जून भी इसने फर्म में काम करा है, ठीक है। क्योंकि 30th है ना, मतलब जून को काउंट करेंगे। तो अप्रैल मई जून, तो ये कितने महीनों के लिए फर्म में रहा, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये याद रखना, ये कितने महीनों के लिए फर्म में रहा, 3 मंथ्स के लिए फर्म में काम करके गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जनरल रिजर्व है, ये बटेगा ओल्ड रेशियो में और एसेट्स में हमें कोई भी तरीके का लॉस गिवन नहीं है। नीचे देखते हैं भाई, एडजस्टमेंट रीड करेंगे। बिल्डिंग भी वैल्यूड है 12 लाख, पहले 10 लाख की है 12 लाख, तो 2 लाख जाएंगे रीवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट्स भी वैल्यूड एट 1 लाख, पहले 1,25,000 की है, अब गिर गई है, ठीक है। तो 25,000 से इसकी वैल्यू गिर गई है, तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक भी वैल्यूड एट 3 लाख, पहले 2,50,000 का 3 बढ़ा दें 50,000 से, तो ये भी रीवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। फायदे वाली चीजें रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती हैं, नुकसान वाली चीजें रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाती हैं, ठीक है। डी और ई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। तो गुडविल निकालने वाला पॉइंट है डी, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड है 2 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 2। एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्रॉफिट है 5 सालों का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है। तो ऐसे हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आएगी और गुडविल ऑफ द फर्म को आप रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि क्या है 1/5, तो आपको उसके हिस्से की गुडविल भी मिल जाएगी। फिर है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में बुक वाले या एग्जामिनर होशियारी कितनी करते हैं वो देखो, ताकि आप मिस करो, ताकि आप मिस्टेक करो। अब यहाँ पर उसने एवरेज प्रॉफिट लिखा,
फिर एक तो लाइन चेंज हो गई, तो बंदा कई बार जल्दबाजी में अगली लाइन पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे 5 देखो उसने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा है, नंबर फॉर्मेट में लिखा है, और यहाँ पे 3 देखो वर्ड की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ताकि आपसे ये मिस हो जाए। तो जब आपको इसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको एवरेज प्रॉफिट दोबारा से निकालना है पिछले 3 सालों का, ठीक है, पूरे 5 सालों का, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक बार गुडविल का, यहाँ पे 5 सालों को प्रॉफिट को यूज़ करेंगे, एक बार इसके हिस्से का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तब एवरेज प्रॉफिट पिछला नहीं लेंगे, नया निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप 3 सालों का ही प्रॉफिट यूज़ करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करा जाता है, ठीक है, ऐसे पागल बनाते हैं और हम गलती कर भी आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो बिल्कुल फोकस वाला क्वेश्चन है, फोकस रह के करोगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट पेज पे देखो आपको 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, तो ये 5 साल का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वगैरह लेते हुए ध्यान रखना, 5 सालों का लोगे तो डिवाइड बाय 5, 3 सालों का एवरेज करोगे तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे देखो बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये आफ्टर वर्ड से घबरा मत जाना, ये वही काम करने का बोल रहा है जो हम करते आए हैं। न्यू फर्म की बैलेंस शीट हमेशा आफ्टर सीज रिटायरमेंट ही होती है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज ही लिख रहा है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदे की बात है, ठीक है। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और क्या फायदे की बात है भाई, फायदे की बात है स्टॉक की भी, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है 50,000 से, तो स्टॉक की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। 3 लाख हो रहा है ना, पहले 2,50,000 था, तो 3 लाख हो रहा है, तो 50,000 से इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। ये भी यहाँ लिख दिया। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर रही थी, ये नुकसान वाली बात है, तो ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। और कितने से नुकसान हो रहा है, 25,000 से, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000। और आप लोग भाई ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करोगे, आपने फुल फॉर्म्स ही लिखनी है एग्जाम्स में, ठीक है। तो 2,50,000, इसके बाद 25,000 का नुकसान है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, गेन आएगा, ठीक है। तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और 2,50,000 में से 25 जाएगा तो 2,25,000 आएगा आंसर। और यहाँ पे आप लिख दो A, B और C, ठीक है, A, B और C। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये प्रॉफिट, हमें पता ही है, तो 2:1 में ये बटेगा, तो क्लियर आ जाएगा। 2:1 में जब बांटेंगे तो 90K, 90,000 और 45,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बांट दिया, तो रिवैल्यूएशन डन है, आसान सा था रिवैल्यूएशन, कोई मुश्किल काम नहीं था। अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो याद रखना जब भी कैपिटल बढ़ाएंगे क्रेडिट में एंट्री करते हैं, जब कैपिटल रिड्यूस करेंगे डेबिट में एंट्री आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD, तो बाय बैलेंस BD में आप कैपिटल लिखोगे जो जो इनकी है, तो 6 लाख और 4 लाख, ये गिवन होती है क्वेश्चन में। फिर देखो लाइबिलिटी साइड पे हमें जनरल रिजर्व गिवन है, तो बाय जनरल रिजर्व बटेगा, ठीक है, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1, ठीक है। जनरल रिजर्व हमें कितने का गिवन है, 3 लाख का, तो 3 लाख को हम 2:1 में बांटेंगे तो कितना होगा, 1,20,000 और फिर आएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इससे भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में एंट्री होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90,000 और 45,000, ठीक है। तो ये कर दिया। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है भाई, रिटायरिंग पार्टनर है हमारा C, तो ये रिटायर कर रही है, मैं निशानी के लिए R लिख देता हूँ। तो ये तो हमारा हो जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि सैक्रिफाइसिंग है, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 C's कैपिटल अकाउंट तो यहाँ आ जाएगा, और गेनिंग हो जाएगी A और B, तो इनका अमाउंट आएगा बाय A's कैपिटल अकाउंट और बाय B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो गुडविल जो जाएगी ना यहाँ पे, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो गेनिंग रेशियो में जाएगा। इतना आया समझ, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो वो हम बाद में करते हैं। बाकी सबसे पहले अब चलेंगे वर्किंग नोट, स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए ना हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट में 5 सालों का लिख देता हूँ, यहाँ ऐड कर रहा हूँ 2 लाख प्लस 2,35,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000 डिवाइडेड बाय 5 सालों का लेना है गुडविल के लिए, 5 सालों का, उसके जब P&L सस्पेंस वाली करेंगे तब 3 सालों का लेंगे। तो ये सारा सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा
1000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 2, तो 2,67,000 एवरेज प्रॉफिट को, ये एवरेज प्रॉफिट लिखा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि आएगा 2, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 5,34,000, ठीक है। अब हमें गेनिंग रेशियो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमारे को ओल्ड रेशियो तो पता है, ओल्ड रेशियो है 2:1, तो और सी रिटायर कर रहा है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप रिटायरिंग पार्टनर पे अपना पेन रखोगे और आपको न्यू रेशियो भी मिल जाएगी, और जो रेशियो दिख रही है वही गेनिंग रेशियो है। तो हमारे पास न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों सेम है, जो कि है 2:2, यही गेनिंग रेशियो है, यही न्यू रेशियो है, और किसकी रेशियो है, ये ए रेशियो बी की। तो ये सिंप्लीफाई भी हो रही है, तो ये 2:2 को 2 के टेबल से काटोगे तो 1:1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी गेनिंग रेशियो 1:1, ठीक है। तो 5,34,000 को इक्वली जब हम बांटेंगे तो, अच्छा इसको नहीं बांटना, हाँ इसको नहीं बांटना, ये तो फर्म की गुडविल है ना, इसको तो बिल्कुल मत बांटना, अभी पूरा काम नहीं हुआ, हमारे को निकालनी पड़ेगी सी की गुडविल, ठीक है। तो सीज गुडविल आप निकालोगे, 5,34,000 को मल्टीप्लाई करोगे सी के हिस्से से, जो कि आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ठीक है। तो 5,34,000 इंटू 1/5 आएगा 1,06,800, ठीक है। इसको बांटोगे 1:1 में, ठीक है, याद रखना इसको बांटेंगे 1:1 में, मैंने गलती से बोल दिया इसको बांटेंगे, ये तो फर्म का, ठीक है। हमें पार्टनर की गुडविल चाहिए, इसको बांटेंगे 1:1 में, इक्वल, ठीक है। अब ये काम कर रहे हैं ना, साथ के साथ थोड़ा सा और वर्किंग नोट में काम कर लेते हैं, ठीक है। P&L सस्पेंस की यानी कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड वर्किंग नोट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे को एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन इसमें जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए वो सिर्फ 3 सालों का चाहिए, और ये वाले 3 जो मोस्ट रिसेंट 3 है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे हमने 5 साल का लिया था। तो अब हमारे को जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए सिर्फ ये 3 सालों का प्रॉफिट चाहिए, और क्योंकि 3 सालों का डेटा यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, ऊपर 5 सालों का प्रॉफिट था इसलिए डिनोमिनेटर में 5 लिखा था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000, तो ये हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है। देखो भाई, अब हम निकालेंगे सी के हिस्से का प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी अभी कैलकुलेट करा, कितना 3 लाख रुपीज, तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ये किस दिन रिटायर कर रहा है, 30 जून, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था, ये 30 जून को रिटायर कर रहे हैं। तो इसने कितने महीने के लिए काम किया, सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3/12। तो क्या सारा फर्म का प्रॉफिट इसका था, इसका तो नहीं था, ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है। तो इसका प्रॉफिट कितना है, जिसका जितना इसका शेयर है, तो ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है, ये ABC हो गए, ठीक है। तो C का कितना हो गया 1/5, तो इसके हिस्से से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी फर्म के प्रॉफिट को इसके हिस्से से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम फैक्टर जितने महीने इसने काम करा है उतने महीने का ही प्रॉफिट देंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं देंगे। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 15,000 रुपीज। तो क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बने, मिडल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग, मिडल भी नहीं कहेंगे, 3 महीने में जा रहा है, ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट हुई है, तो प्रॉफिट जब बांटोगे ना तो P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज आपको करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वापस चलेंगे, कंप्लीट करेंगे अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ पे कंटिन्यू करना, गुडविल में बांटेंगे पैसा, ठीक है। पहले गुडविल का पैसा, गेनिंग रेशियो क्या थी, इक्वल, और कितना अमाउंट बटेगा यहाँ पे 1,06,800 बांटेंगे, इक्वल 1:1, ये सी के हिस्से की गुडविल थी। अब आपको देखो सी को पैसा देना है ना, तो सी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सी की कैपिटल बढ़ानी है ना, जिसको पैसा देना है तो सी के क्रेडिट में लिखेंगे, इसको 1:1 में बांटेंगे, तो 53,400 आएगा और 53,400 आएगा, ठीक है। आधा आधा ही तो करा, इसको हाफ हाफ से करा, और ए और बी में से पैसे काटने, तो ए और बी के डेबिट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 53,400 और बी में लिखोगे 53,400, ठीक है। तो ये ऐसे आपको अमाउंट्स लिखने। इसके बाद हमारे को एक बस काम और रह गया, प्रॉफिट बांटने वाला, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट खाली हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है 15,000 रुपए, ठीक है। ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनको कुछ नहीं देना, ये याद रखना, ठीक है, इनको कुछ नहीं देना। अब आपको कुछ नहीं करना, सी का पैसा तो दे नहीं रहे ना, तो सी को पैसा नहीं दे रहे, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, इसके लोन अकाउंट में, तो 2C's लोन अकाउंट, और कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस CD आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस CD में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको बहुत ध्यान से करना है। तो टोटलिंग करने से पहले ना एक आइटम हम और लिख लेते हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको क्या गिवन है, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है।
तो एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन रिजर्व ना बिल्कुल आपका बैलेंस शीट में जैसे हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता था ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको ट्रीट करेंगे। कॉम्पनसेशन रिजर्व कोई भी हो, चाहे एम्प्लॉयज हो चाहे वर्कमैन हो, कॉम्पनसेशन का रिजर्व है मतलब वो ओनर का ही पैसा है और हमने जस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए साइड पे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अगर आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो, ध्यान से सुनो, गलती नहीं करनी पेपर में। अगर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हुआ, इसको मत बांटना, इसको नहीं बांटना। लेकिन अगर एम्प्लॉयज और कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ठीक है, कॉम्पनसेशन रिजर्व जैसे वर्कमैन का होता है वैसे एम्प्लॉयज का भी होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखी थी अभी तक, तो हम बिल्कुल एंड में इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की ये गिवन है, ओल्ड रेशियो में ये जाएगी, तो 40,000 और 20,000, ठीक है, ये पार्ट हमने लास्ट में करा है। बस आप क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखो टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,50,000 आ जाएगा अमित के कॉलम का टोटल। तो बड़ी साइड का टोटल किया और दूसरी साइड लिखा और 8,50,000 में से 53,400 जाएगा तो 7,96,600 आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर दूसरा लिए, इसका टोटल करोगे, इसका भी आपका आ जाएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। देखो चारों आइटम सेम है ना, दोनों की सेम ही टोटल आएगा 8,50,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी किया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आएगा 7,96,600, ठीक है। फिर रिटायरिंग पार्टनर आ गया, सी के कॉलम का टोटल किया तो सी के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,46,800। अब आपको मेक श्योर करना है ये टोटल लिखना का है, ध्यान से लिखना, गलती मत करना। बैलेंस सीडी के आगे मत लिख देना, फ्लो में ये रिटायरिंग पार्टनर है तो इसका लोन अकाउंट के सामने आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो 646,800 यहाँ लिखेंगे और ये हमारा यहाँ पे डैश और डैश लगा देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स आप लिख लो। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, अमित और बंटी, ठीक है। इनकी कैपिटल अभी हमने निकाली थी ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 7,96,600 और इसकी भी सेम आएगी 7,96,600। तो इसको ऐड करेंगे 15,93,200, ठीक है। फिर रिटायरिंग पार्टनर सी का लोन अकाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो कितना था 6,46,800, ये भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही निकाला है। फिर आपके पास एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व है, वो तो बढ़ चुका है। फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स, पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है तो पुरानी बैलेंस शीट से क्रेडिटर्स का डेटा करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब साथ साथ आप एसेट्स लिखोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेना भाई साथ के साथ, वरना एसेट्स की वैल्यू लिखने में होगी गलती। तो 10 लाख रुपए की थी, वो कितनी करनी है 12 लाख, तो ये लिखी 12 लाख। फिर आएगी इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू करनी कितनी है, 1 लाख रुपए करनी है, पहले 1,25,000 थी, अब 1 लाख करनी है तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू हमारे को करनी है 3 लाख रुपीज़, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली 3 लाख आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स रिलेटेड तो कुछ भी रिवैल्यूएशन में नहीं है तो ये 4 लाख आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। फिर है हमारे पास कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 2 लाख कॉपी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट से ना और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख के बनती है नई बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और आंसर का रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख कर आप अपना आंसर फॉर्म करोगे। तो कैश एट बैंक लिख दिया। कैश इन हैंड देखो, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी कॉपी पेस्ट होगा 1,25,000, ठीक है। जस्ट एक चीज रह गई है, बहुत ध्यान से करेंगे, एसेट साइड में एक आइटम रह गई है। देखो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल तो अब आ जाएगा 23,40,000, लेकिन एसेट्स का भी मैच नहीं करने वाला, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में ना जो प्रॉफिट बांटा था, ठीक है, वो कैसे बांटा था, P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू बांटा था। तो उस टाइम पर हमारी जर्नल क्या रही थी, ठीक है, उस टाइम पर हमारी जर्नल क्या रही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉफिट जब बटा था तब जर्नल क्या हुई थी, रिटायरिंग पार्टनर को तो प्रॉफिट मिला था तो इसका कैपिटल अकाउंट तो हमने करा था क्रेडिट, लेकिन P&L सस्पेंस अकाउंट हुआ था डेबिट, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट हुआ था डेबिट, इसीलिए जब हम सी का कैपिटल अकाउंट फॉर्म करा था तो सी के कैपिटल अकाउंट में कहां पर एंट्री आई थी, बाय P&L सस्पेंस आती है ना, बाय P&L सस्पेंस आती है। तो यहां से जर्नल रीड करो क्या होगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही जर्नल होता है ना, ये लेजर है टी शेप। तो कितना अमाउंट था प्रॉफिट का 15,000। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो भी चीज जर्नल में डेबिट हुई है इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस माना जाता है, ठीक है। जो क्रेडिट होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या है,
डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस की जो चीजें होती है ना सारी एसेट्स में आती है। एसेट्स में जितनी भी आइटम्स देख रहे हो ना ये डेबिट नेचर की है, और लाइबिलिटीज में जो भी आइटम देख रहे हो वो क्रेडिट नेचर की है। तो P&L सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट नेचर का है, तो इसलिए वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अमाउंट वही प्रॉफिट की 15,000 रुपए, ठीक है। ये लिखनी थी, ये हो सकता है आपको नहीं पता हो पहले, तो यही इस क्वेश्चन का क्रूशियल पॉइंट था कि P&L सस्पेंस को भी प्लेस करना है बैलेंस शीट में, और कहाँ पर डालना है, एसेट्स में या लाइबिलिटीज में, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब आप एसेट साइड का टोटल करोगे, अब आपका टैली कर जाएगा, तो ये आ रहा है 23,40,000, ठीक है भाई। तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप चैनल पे भाई अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को शेयर करना जरूर है अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर।